आज 1 फरवरी है। 1 फरवरी यानी कि वो दिन जो देश के लिए सबसे खास होता है। आज के दिन पूरे देश की जनता की निगाहें सिर्फ एक इंसान पर टिकी है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर पे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने वाली है। बजट पेश किया है उन्होंने, बजट के बारे में चीज़ें आई हैं और बजट अभी भी लगातार जारी है। नई नई चीज़ें उसके बारे में पता चल रही हैं। लगातार कोरोना महामारी का एक लंबा समय बीता है जिससे बहुत सारे लोग परेशान हुए हैं। पूरा देश जूझ रहा है अभी भी फ़िलहाल, लेकिन ऐसे में जनता को राहत भरी एक खबर भी आ सकती है। जनता की निगाहें जो हैं वित्त मंत्री पर टिकी हैं। सारे कामकाजी लोग, चाहे नौकरी पेशे वाले लोग हों, सरकारी लोग हों या कोई व्यवसाय करने वाले हो, छोटे बड़े लोग, सभी की निगाहें सीधे की सीधे वित्त मंत्री पर टिकी हुई हैं कि इस बार बजट के पिटारे से क्या खुश आएगा। वैसे तो इस बार का बजट पेपरलेस है। इतिहास में सबसे पहली बार ये हो रहा है कि पेपरलेस बजट पेश किया गया है। ऐसे में ये देखना होगा कि इस बार बजट के इस पिटारे से क्या क्या निकलेगा, और इस बार हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बजट में कौन कौन सी नई चीज़ें हैं, कौन कौन सी नई चीज़ें आ सकती हैं और किस तरह की चीज़ें जनता के लिए लाभदायी हो सकती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका TCP 24 में, और मैं हूं आपके साथ स्नेहिल और आप देख रहे हैं बजट का पिटारा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास गेस्ट, BL सोनकर जी जो कि अर्थशास्त्री हैं, साथ ही साथ RP सिंह जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा सवाल सोनकर जी आपसे पहला है कि किस तरीके से आम बजट जो होता है, आम बजट को आसान भाषा में जनता काफ़ी कंफ्यूज रहती है कि आखिर ये आम बजट है क्या। लोगों को पता तो है शब्द, लेकिन इस शब्द के मायने क्या हैं, ये आपसे मैं जानना चाहूँगा। देखिए, आम बजट जो है हमारे देश के आज़ादी के बाद देखें तो प्रत्येक वर्ष सरकार आम बजट ही प्रस्तुत करते हैं, और आम बजट का उद्देश्य हम देखेंगे तो इनका उद्देश्य डेवलपमेंट करना नहीं है। इनका उद्देश्य होता है वित्तीय नियंत्रण करना होता है। और जब डेवलपमेंट करना नहीं है और वित्तीय नियंत्रण करना इनका उद्देश्य है, तो समय के साथ साथ हमारे देश के विकास पर इसका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आम बजट में जो उल्लेख रहता है, जो दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं सरकार, उसमें आय व्यय का उल्लेख तो रहते हैं, लेकिन व्यय के साथ उनका परिणाम क्या आएगा इनका उल्लेख नहीं रहता है, जिसके कारण से हमारे देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहे हैं। आप देखेंगे तो आज़ादी के पहले भी सरकारें बजट प्रस्तुत करते थे, उनका उद्देश्य डेवलपमेंट करना नहीं था। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे देश के साथ सबसे बड़ी चुनौती था कि गरीबी है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, सड़क, बिजली, पानी है, और इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार प्रत्येक वर्ष बजट प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो बजट प्रस्तुत करते हैं वो आम बजट है। होना क्या चाहिए, विकास की समस्याओं का समाधान करना, ये चुनौती है हमारी, और उसको पूरा करने के लिए सरकार को परिणामी बजट है, इनको प्रस्तुत करना चाहिए। आम बजट के स्थान पर आउटकम बजट है, इसको प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि व्यय के साथ उनका परिणाम ही आएगा, तभी हमारे देश की समस्याओं का समाधान होगा। अदरवाइज हम देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष सरकार आम बजट तो प्रस्तुत करते जाएंगे और बढ़ते भी जा रहे हैं बजट की, जो आंकड़े आप देखे हैं, हम सब देखते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसका जब हम कारणों को जानने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि जो आम बजट है, इनका उद्देश्य ही विकास करना नहीं है, इनका उद्देश्य वित्तीय नियंत्रण करना होता है, और यही कारण है कि समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। RP सिंह साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि इस बार के बजट को आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके का हो सकता है इस बार का आम बजट? देखिए स्नेहिल जी, इस बार का जो बजट है, कुल मिलाकर के निर्मला सीतारमण ने तकरीबन हर सेक्टर को छूने की कोशिश की। अच्छा प्रयास कहा जाएगा। कोरोना काल में जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था धराशायी हुई थी, उसको देखते हुए यह एक तरह का विकासोन्मुखी बजट कहा जाएगा इसको, और इसमें इन्होंने कोशिश हर तरह से की है। जैसा उन्होंने अभी बजट में घोषणा में अपने कहा कि चिकित्सा सेक्टर, स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर के एक लंबा इन्वेस्टमेंट किया गया है, 2 वैक्सीनें आने वाली हैं, तमाम सारी घोषणाएं उन्होंने की। कुल मिला के सीतारमण के टैबलेट से बहुत सारी समस्याओं, बहुत सारी बीमारियों के टैबलेट निकले, जिनमें अगर विपक्षियों को कहा जाए तब वो ये कहेंगे कि यह कुल मिलाकर चुनावी बजट है। पश्चिम बंगाल को बहुत सारी रियायतें दी गई, बहुत सारे कोलकाता से सिलीगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग का उन्नयन करना और तमाम सारी चीज़ें कही जाएंगी। तो वहीं धीरे से इन्होंने जो किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं
उनको भी लेकर के इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं कर दी। आपने देखा होगा कि लागत से 1.5 गुनी एमएसपी तय की गई, धान उत्पादन के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था, 1 लाख करोड़ की, माफ़ कीजिएगा, 1 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई। इसके अलावा स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर के तमाम घोषणाएं की गई। तो ये अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के एक बेहतरीन बजट तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है, सामान्य बजट कहा जाएगा इसको, लेकिन प्रयास अच्छा है। आप कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब इस बजट को, इस बार के 2020-21 के बजट को? देखिए साहिल जी, इसमें स्नेहिल जी, जो बजट सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया अभी वर्तमान में, और कोविड-19 के बाद जो वैश्विक मंदी आए थे, इस मंदी पे बजट प्रस्तुत करना बहुत बड़ी चुनौती था। चुनौती इसलिए था कि अर्थव्यवस्था में कैसे हम सुधार करें। इसमें गरीबी भी, बेरोजगारी भी है, और अब की हम देखेंगे तो जो हमारे वित्तीय घाटा है, राजकोषीय घाटा है, उसको कम करना, महंगाई, ये बहुत बड़ी चुनौती था। और इस चुनौती को मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने बजट तो, जैसे सर ने बताया कि सिंह सर ने, कि सामान्य बजट का आ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सरकार जो बजट किए हैं राजकोषीय घाटे के साथ, उसमें विकास का या सपना दिखाया या अर्थव्यवस्था में सुधार करने का एक संकेत दिए हैं। इसका मतलब है कि राजकोषीय घाटा प्रस्तुत करना ये दर्शाता है कि सरकार के जो राजस्व प्राप्तियां हैं और पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ये जिसमें कमी आई है जो कुल व्यय कर रहे हैं उसकी तुलना में, और इसकी यदि भरपाई सरकार ऋणों के माध्यम से करते हैं, उधारी लेके करते ही है, मतलब उसके बाद भी यदि पूरी नहीं होते तो अपने खुद से उधारी लेते, सरकार नोट छपवा के इसको पूरा करते हैं। तो इससे अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति है, महंगाई है, बढ़ने की संभावना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब राजकोषीय घाटा जो प्रस्तुत किए हैं, निसंदेह मतलब चुनौती है, आर्थिक संकट के बाद प्रस्तुत करना सरकार के लिए राजकोषीय घाटा में वृद्धि होना स्वाभाविक था। लेकिन ये जो वृद्धि हो उसका लाभ यदि इसके रोजगार में वृद्धि के लिए मिलते, जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि जो किया जाता, इसमें मामूली वृद्धि किया जो पूंजीगत व्यय में क्या होता है, जो उसमें व्यय करते हैं उससे परिसंपत्ति का निर्माण होता है। और जो आत्मनिर्भर भारत की इसने नाम दिए घोषणा, जो महत्वपूर्ण बातें उसमें की है, तो उसमें जो व्यय किया जाएगा उसमें से महत्वपूर्ण बहुत सारे ऐसे मदे जो हम देखेंगे तो राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है, उससे परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होगा। तो जो पूंजीगत व्यय है उसमें और वृद्धि करना था। तो ये जो राजकोषीय घाटे जो प्रस्तुत किए हैं उसकी लाभ यदि रोजगार में वृद्धि के लिए होता तो ऐसे में एक सवाल और भी आता है कि 2020-21 के इस बजट में ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जिन पे सबसे ज़्यादा सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, या उनमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की ज़रूरत है, उनके लिए स्पेशल बजट कुछ आएगा या उनके लिए कुछ स्पेशल जो है एक तरीके से रख रखाव किया जाएगा? ऐसे कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं इस मंदी के बाद? मंदी के बाद सबसे बड़ी हमको एक चुनौती रूप में हमारे जो आए वो एक तो हमारे हेल्थ सेक्टर है, दूसरा है हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। आज जो अर्थव्यवस्था को जो बचाया वो एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र है। तो हेल्थ सेक्टर के साथ साथ हमारे एजुकेशन सेक्टर में जो आज नई ट्रेंड चले है कि कैसे हम आने वाले भविष्य के लिए अपने एजुकेशन सिस्टम को ऐसा डेवलप करें कि बच्चे जो है ऑनलाइन के लिए वो सबके लिए जागरूक है, सब तक पहुँच, सुविधा वहाँ तक पहुँच सके। ये सबसे बड़ी चुनौती था, इसमें विशेष ध्यान और देने की ज़रूरत है। जो आज भी यदि ऑनलाइन हम क्लास ले रहे हैं तो हम देखते हैं कि ग्रामीण एरिया तक वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा साधन नहीं है, सुविधाएँ नहीं है बच्चे के पास। हम तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा, तुम्हारा द्वार, तुम्हारी शिक्षा, ये सब बातें हो रही है, लेकिन वहाँ तक कितनी क्रियान्वित हो रही है पहुँच, इस पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हेल्थ सेक्टर को तो बढ़ाया है उसने, उसमें अधिक व्यय करने के प्रावधान तो रखे हैं, पर एक्चुअली क्या है वो जो हेल्थ सेक्टर में जो पूंजीगत व्यय के माध्यम से हो उसमें वृद्धि होना चाहिए। वो ये सेट जो होता क्या है, जो वर्तमान में उसका लाभ तो मिलता है लेकिन उसका लाभ भविष्य में भी मिलता है। जैसे हम एक अस्पताल का निर्माण करते हैं तो 60 साल तक उसकी बिल्डिंग की यदि लाइफ है तो 60 साल तक मिलता है उसके लाभ, लेकिन वर्तमान में भी यदि उसमें पेशेंट जाते हैं, डॉक्टर की नियुक्ति होती है तो उसका भी वर्तमान में लाभ मिलता है लोगों को। तो ऐसे मदों पर व्यय ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बजाय मतलब प्रचार कर दिए हमने वैक्सीन, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, सबको उपलब्ध होना चाहिए इस मदों पर। ये क्या है, नॉन डेवलप उसमें आता है राजस्व व्यय, रूटीन व्यय, जैसे चालू व्यय कहते हैं। तो उन मदों पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि स्वास्थ्य पर व्यय कर रहे हैं
तो हम किन मदों पर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मदे ऐसे होते हैं जो राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं, जिसमें परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता, रूटिंग व्यय कहलाता है। तो उस पर देखने की ज़रूरत है कि जैसे व्यय जो संपत्ति का निर्माण हो, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें सड़क है, बिजली है, अपने शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क पुल का निर्माण है, बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, इन पर व्यय होते हैं। तो इससे लोगों को रोजगार मिलता है। तब जो लोगों को रोजगार मिलेंगे तो इससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था में न केवल सुधार होगा बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था भी पटरी में आएगी। सिंह साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि किस तरीके से जो आम जनता है वो इस बजट से एक उम्मीद लगा कर बैठी है, चाहे किसी भी सेक्टर के लोग हों, उनकी छोटी छोटी उम्मीदें हैं इस बजट से। तो क्या पिछले बार की तुलना में इस बार अगर 2019 और 20 की बात करें तो उसमें जो बढ़ोतरी हुई थी वो 12.7% की बढ़ोतरी हुई थी बजट में, तो इस बार किस तरीके की नई चीज़ें आ सकती हैं जिससे आम जनता और हर वर्ग के लोगों को थोड़ी खुशियाँ मिल सकती हैं? देखिए स्नेहिल जी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि निर्मला सीतारमण जी ने बड़ा अच्छा बजट पेश किया और इन्होंने श्रमिकों के लिए कहा कि उनको न्यूनतम मानदेय दिया जाएगा। ये पहली बार हुआ है। मैं इतने सालों से देखता आ रहा हूँ, तकरीबन मेरी पत्रकारिता को 40 वर्ष होने आ गए, लेकिन ये पहली बार हुआ है और किसी सरकार ने किया है कि जो श्रमिकों के हित के लिए इतना बड़ा काम कर गई। और इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र को भी इन्होंने 2.97 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो एक अच्छी रकम कही जा सकती है। तो उसमें भी विकास होगा। शिक्षा की बात अभी डॉक्टर सोनी साहब कह रहे थे। शिक्षा के लिए 100 सैनिक स्कूल खोले जाने हैं और लेह में विश्वविद्यालय खोला जाना है। इसकी घोषणा सीतारमण जी ने अपने बजट में किया है। अब रही बात की शिक्षा को लोगों तक पहुंचाना, और जैसा हमारी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, तो हर शिक्षा तो हर द्वार, बड़ा अच्छा प्रतिसाद इसको भी मिल रहा है। गांव में लोग आप देखेंगे कि बहुत गरीब लोगों के बच्चे, आपने अभी पिछली बार का रिजल्ट देखा होगा, हायर सेकेंडरी में एक ईंट भट्ठा मजदूर का बेटा टॉप करता है। मुख्यमंत्री जी ने उसको बुला करके बाकायदा सम्मानित भी किया था। तो ये सारी बातें हो रही हैं। अब एक दिन एक घंटे में कुछ नहीं किया जा सकता, विकास के लिए समय लगता है। लेकिन कुल मिलाकर इस बजट को अगर कहें तो धीरे से केंद्र सरकार ने अपने चुनावी बजट को बड़े ही आसान तरीके से बना लिया है। और इसको अगर सियासी भाषा में चुनावी बजट कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रही बात आम लोगों की, आम लोगों की अपेक्षाएं, कोई पेट्रोल पंप का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहता है। आम व्यक्ति चाहता है रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो इनको लेकर के इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। स्वास्थ्य सेक्टर को बहुत मोटी रकम दी गई है ताकि उसमें जो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत लोगों का इलाज हो सके। 2 नई वैक्सीन आपके पास आने वाली हैं, उसको लेकर के भी 35,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है, प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अब बचे कृषि के क्षेत्र, तो कृषि के क्षेत्र को लेकर के भी सरकार बिल्कुल चौकन्नी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि किसान हड़ताल पर चल रहे हैं। तो किसानों को खुश करने के लिए भी इन्होंने धान को लेकर के 1 लाख करोड़ की व्यवस्था घोषणा कर दी। गेहूं के को लेकर के भी इन्होंने अच्छी व्यवस्था कर दी है। किसानों की लागत से 1.5 गुना MSP तय कर दी गई है, इसका भी प्रावधान इन्होंने इस बजट में कर दिया। कुल मिलाकर किसानों को भी लुभाने की कोशिश की गई है। आपने जिस तरीके का कहा कि सियासी जो शब्द इस्तेमाल किया है, उस पर मैं आना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ की, जैसे पश्चिम बंगाल की बात हो गई और गुजरात की बात हो गई और इन जगहों की बात हो गई, तो सोनीकर जी आपसे मेरा सवाल है कि सरकार जो है उन जगहों पर, चाहे वो सड़क, बिजली, पानी, अन्य कोई भी सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है जहाँ जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में बजट का जो एक क्राइटेरिया है या फ्रैक्शन है वो वहाँ ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसमें क्या समझते हैं आप? नहीं, ये अब जो बताया वो बिल्कुल सही है कि जो बजट से हमने देखा कि जहाँ अभी वर्तमान में चुनाव होने वाले हैं उसको सरकार ने विशेष ध्यान दिया है, चाहे सड़क के मामले में हो, चाहे बिजली पानी के मामले में हो।
तो ये निसंदेह उसमें सरकार की एक झलकता है कि इसमें सियासी मतलब हम कह सकते हैं, पर यदि एक्चुअल में वहाँ कुछ समस्या है और उसकी ज़रूरत है तो सरकार को देने की ज़रूरत है, पर किस समय देना है ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी चुनाव के समय है, उस समय यदि सरकार को याद आ रहा है तो निश्चित है लोगों को लगता है कि ये कुछ इसमें सरकार का कुछ इसमें लगता है कि उसको फ़ायदा है, या लग रहा है कि हमको इसमें कुछ मिलना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं तो कुछ हमको एडवांटेज मिलेगा, तो निश्चित है इसमें इस प्रकार के, तो इसमें क्या क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा मिलता है। तो ये देखना चाहिए कि एक्चुअल में वहाँ है कि नहीं, इसलिए तो हम नहीं दे रहे हैं कि अभी चुनाव हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। आप किस तरीके से देखते हैं जिस चुनाव होने वाले हैं जहाँ पर? देखिए, चुनाव होना है और चुनावी बजट हर कोई पेश करता आ रहा है, ये लंबी समय से प्रक्रिया रही है सियासी पार्टियों की, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे में जब सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है केंद्र सरकार का, जी हाँ, दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, ये अपने विरोध के लिए डैमेज कंट्रोल भी इन्होंने किया है, बाखूबी करने की कोशिश पूरी तौर पर की गई है। अब देखना ये है कि अब बजट के बाद की बाल जो होगी वो किसानों के पाले में होगी, वो उसे किस तरह से ट्रीट करते हैं। जैसे आपने देखा कि पहले भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 कॉल की दूरी पर हमसे किसान हैं, और आज तक कोई बात करने नहीं गया। तो अब कथनी और करनी में अंतर कितना होता है। मगर 1 कॉल की दूरी और 8 बार 9 बार 10 बार की जो मीटिंगें थी, जी हाँ, वो भी शायद 1 कॉल की दूरी हो सकती थी। ठीक है, मैं मानता हूं कि दोनों की तरफ 1 कॉल की दूरी थी, लेकिन इसमें दोनों अपने अपने रुख पर अड़ियल रहे। इस वजह से देखिए, जब समस्या का समाधान तब निकलेगा जब आपकी बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूं और आप कुछ हद तक मेरी बात से सहमत हों। अगर आप एक बात को कह रहे हैं और मैं उसे मानने को कतई तैयार ही नहीं हूं, फिर तो ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता इस तरह से। और किसानों के मामले में तकरीबन अगर देखा जाए तो यही हुआ है। आखिर में इसके बाद भी भारत के उन जवानों को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जिन्होंने हाथ में हथियार रहते हुए भी मार खाई और घायल हुए। मैं उस टीआई को भी सैल्यूट करना चाहूँगा जिस पर तलवार से हमला किया गया और उसके जेब में पिस्टल पड़ी हुई थी लोडेड। तो कुल मिलाकर किसानों को उग्र करना और किसानों का ये जो उग्र प्रदर्शन 26 जनवरी के दिन जो तांडव लाल किले पर हुआ, वह जो है निस्संदेह देश को शर्मसार किया और देश का आम आदमी इससे बेहद दुखी भी है। किसान तो वे नहीं कहे जा सकते किसी भी भाषा में, मैं उनको किसान बिल्कुल नहीं कहूँगा क्योंकि इतने गलत शब्द का मैं इस मुद्दे पर भी मैं वापस लौटूंगा, लेकिन उससे पहले सोनेकर जी आपसे मेरा एक और सवाल है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, प्रवासी मजदूरों के लिए पोर्टल, और साथ ही साथ जो चीज़ें हैं माइक्रो मोबाइल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी, इन सारी बातों का जिक्र इस बार बजट में ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में अगर हम देखें कि कोरोना काल के पहले चाइनीज़ ऐप पर बैन लगाना, बाकी चीज़ों पर विरोध करना, वह चाहे मोबाइल ऐप हो, गेम हो, उन सब पे विरोध करना, फिर मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी, साथ ही साथ प्रवासी मज़दूरों का भी मसला इसमें आ रहा है, प्रवासी मज़दूरों के लिए अलग से एक पोर्टल खोलना। तो इन सारी चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? ये देखिए स्नेहिल भाई, जो भी प्रॉब्लम से आते हैं परिस्थितियों के अनुसार सरकार इसको डील करने का प्रयास करते हैं, इसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने बताया डिजिटल, तो आर्थिक संकट के बाद जो हमने देखा कि मतलब सब लोग एक दूसरे के पाँव से दूर हैं, तो उन समस्याओं को हम कैसे समाधान करें। तो इसके लिए डिजिटल माध्यम को जब तक हम बढ़ावा नहीं देंगे, इसमें सब लोग अवेयरनेस नहीं होंगे, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, एक दूसरे से हम जुड़ नहीं पाएंगे। दूसरी बात, मोबाइल की जो कस्टम ड्यूटी है बढ़ाने की जो बात की है, तो उनका उद्देश्य ये नहीं था कि सरकार का कि मतलब इसको महंगाई बढ़ाना या ये करना, तो इनका उद्देश्य ये था कि जो चाइनीज़ जो प्रोडक्ट थे उनका हमको बहिष्कार करना है। क्योंकि आपने देखें कि हमारे देश की सीमाओं पर जिस तरीके से चाइनीज़ लोग ने आक्रमण किए या उनकी जो नीयत और नीति पे जो विरोधाभास दिखाई दिए, तो सरकार को अपने स्थिति को निपटने के लिए कहीं न कहीं ऐसा फार्मूला अपनाते हैं कि उसको हम डायरेक्ट तो कई बार हम उससे अटैक नहीं कर सकते उसका तो इसके इनडायरेक्ट रूप से हम उसका कैसे हम उससे लड़े,
कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से उसको प्रहार करना पड़ता है, उसका समाधान निकालना पड़ता है। इसलिए उसका मुझे ऐसा लगता है कि कस्टम ड्यूटी उसमें बढ़ाने का प्रयास किया। और अभी जो प्रवासी मजदूर हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती था। तो ये इस चुनौती को जब तक सेंटर और स्टेट दोनों मतलब कोऑर्डिनेशन, समन्वय करके इसका समाधान नहीं करेंगे, इसके लिए प्लान आपको जहाँ पर हमारी माइग्रेट करते हैं उस माइग्रेशन को हम कैसे रोकें, इसके लिए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम मजबूत नहीं करेंगे तब इसका समाधान नहीं। इसके साथ साथ परिवहन बजट में भी जो परिवहन बजट था उसमें भी पेश किया गया कि पब्लिक बस में 18,000 करोड़, रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़ और मेट्रो के लिए 11,000 करोड़ प्रस्ताव किया गया। तो इसमें आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये जो सेक्टर का विकास है उसमें तो ठीक है, ये बात समझ में आती है, मगर ये उन जगहों पर सबसे ज़्यादा किया जा रहा है जहाँ पर चुनाव होने हैं, तो फिर से वही बात आती है। हाँ, ये तो जैसे सर ने भी बताया, सिंह साहब ने भी कहा है कि मतलब हर सरकार ने चुनावी बजट अपना फ़ायदा देखते हैं, तो इसमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहे हैं, पर हमको इस दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, चूँकि मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चुनावी बजट है या सरकार का अपना उद्देश्य हो सकते हैं, पर निसंदेह इसके लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि इसमें देश की अर्थव्यवस्था में सुधार भी होगा और विकास को भी बढ़ावा। सिंह साहब, आपसे मेरा सवाल है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऐसे कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं? ये सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि कौन कौन से सेक्टर ऐसा हो सकते हैं जिन पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और सरकार उन सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे सकती है? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका स्नेहिल जी। सबसे पहला सेक्टर इसमें होता है वस्त्र निर्माण वाला, कॉटन सेक्टर, जिसमें वस्त्र निर्माण करने के काम होते हैं। जी, टेक्सटाइल पार्क भी स्थापित किया जाएगा, ये बात की गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। और भारत का टेक्सटाइल उद्योग कोरोना काल में बिल्कुल धराशायी हो गया था, इस बात में से आप इनकार नहीं कर सकते। इसको फिर से संजीवनी देने की कोशिश की जा रही है। उद्योग जो होते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, इन्हें हमेशा देखना चाहिए। जितना जोर इस समय केंद्र सरकार रक्षा उद्योगों को लेकर लगा रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ध्यान इनको टेक्सटाइल सेक्टर है, मेडिसिनल सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, और इसके अलावा हमारे यहाँ तमाम नवाचारी बच्चे हैं जो नए नए तरह के प्रयोग करते रहते हैं, उनको भी बढ़ावा दें तो बहुत अच्छा होगा। जैसे अभी आपके यहाँ मैं बताऊं, कुछ दिन पहले अभी जबलपुर में टेस्ट हुआ है बैटरी से चलने वाली ट्रेन, बहुत अच्छी ट्रेन है। छत्तीसगढ़ के एक लड़के ने बनाया है एक प्रोजेक्ट जो मनुष्य के जलाए जाने के बाद जो राख बचती है उससे पोल्यूशन होता था, उसको उसने कर दिया कि वो बायो खाद में कन्वर्ट कर देगा है उसको। तो इससे नदियों का प्रदूषण स्तर भी घटेगा। हालांकि प्रदूषण को नीचे ले जाने के लिए इन्होंने करीब 22,000 करोड़ की व्यवस्था की है, अच्छी बात है। और मैंने कहा ना शुरू में कि निर्मला सीतारमण जी ने हर क्षेत्र को छूने की कोशिश की अपने बजट में, और ये एक बहुत अच्छी पकड़ कही जाएगी इस बजट पर। उद्योगों को लेकर के अभी आपका रक्षा उद्योगों पर आपकी पकड़ जमती जा रही है। अमेरिका के साथ आपका समझौता हुआ है F-15EX को लेकर के। यह दुनिया का वो लड़ाकू विमान है जिसे आज तक जिसने 2200 से ज़्यादा जहाज़ों को मार गिराया है, मगर हंटिंग एक बार भी उसकी कोई नहीं कर पाया। ये अपने आप में एक बेजोड़ चीज़ है। अगर यह तीर भारत के तूणीर में आता है, बोइंग कंपनी बार बार कह रही है कि हम यहाँ भारत में संयंत्र लगाएंगे और उसमें इसका निर्माण किया जाएगा। तो राफेल के बाद मुझे लगता है कि राफेल का एक जोड़ीदार तेजस तो था ही, तेजस के साथ एक और मजबूत जोड़ीदार हमें F-15EX के रूप में मिलने वाला है। इसके अलावा अभी जल्दी ही शुरू होने जा रहा है आपका एरोस्पेस शो, उसमें भी वो आएगा, आपको देखने को मिलेगा उसमें। सोनेकर जी, रिसाइकलिंग कैपेसिटी को 2 गुना किया जाएगा, ये बात कही गई है। साथ ही साथ आपने ये कहा था कि मेडिकल के क्षेत्रों में ध्यान दिया जाए, शिक्षा के क्षेत्रों में ध्यान दिया। तो पिछले बजट में भी मेडिकल कॉलेजेस को बढ़ावा देने की बात की गई थी, फिर इस बार भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ावा देने की बात की गई है। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं और ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा लाभदायी हो सकते हैं इस वक्त? देखिए, इसमें
जो मुझे ऐसा लगता है, जो सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किए, जो फोकस किए, पहले ही मतलब लाइन पे उसने बताया कि आत्मनिर्भर भारत, जो जीडीपी का 13% हम खर्च करेंगे। तो हमारे देश की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस पर हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और जिसको अभी कोरोना के समय बहुत सारे क्षेत्रों में हमने प्रयास भी किए सरकार ने, तो यहाँ की जो खनिज संपदा है उस पर आधारित उद्योगों को यदि हम स्थापित करते हैं तो निश्चित ही हम उस पर आत्मनिर्भर न केवल बनेंगे और बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखने की ज़रूरत है कि हम जो उद्योग स्थापित कर रहे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस चीज़ों को हम बाहर से मंगा के हम उद्योग स्थापित कर रहे हैं। तो इस पर हम आत्मनिर्भर बनने की बात, आत्मनिर्भर उसी में बन सकते हैं जहाँ अपने संसाधन या रिसोर्सेस हैं। जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में हम देखेंगे तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जो मतलब कुटीर उद्योगों से मतलब बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जो आज समाप्त हो गई है। आप हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर एरिया में हम देखेंगे तो अभी कुछ राज्य सरकार करने के प्रयास कर रहे हैं, पर जिस स्तर पर करना चाहिए, यहाँ की माल इंटरनेशनल एक्सपोर्ट होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहे हैं, अभी तक सीमित है। और यदि कुछ उनका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए तो वो जो व्यापारी बिजनेसमैन है, उद्योगपति, उनका लाभ पूरा ले रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार को ये भी देखना चुनौती कि उनका लाभ जो है उसको कैसे मिले। जो कुटीर उद्योग स्थापित के अंतर्गत जो सामान उत्पादन करते हैं या बना रहे हैं, इस पर देखने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि उद्योग तो निस्संदेह किसी भी देश का दर्पण होता है जिस पर पूरी प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। पर आज भी हम देखेंगे भारत की जो उत्पादन स्थिति है, कुछ मतलब क्षेत्रों को छोड़ दे, जैसे टेक्सटाइल क्षेत्र में इतनी बड़ी बात सरकार ने भी की है कि वो भारत के लिए तो है, उसी मात्रा में हम एक्सपोर्ट करते हैं इंजीनियरिंग के सामान, बाकी चीज़ों में तो आज भी हम डिपेंड है। और यही कारण है कि उस पर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं। पर ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे देश में हो रहा है, जिस चीज़ को मतलब जैसे श्रम प्रधान देश है, तो टेक्नोलॉजी संबंधित यदि उद्योग स्थापित करते हैं और बाहर से हम आयातित करते हैं मटेरियल, तो निश्चित है उसमें हम फेल हो जाएंगे। तो ये देखने की ज़रूरत है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए किन उद्योगों को हमको स्थापित करना है जो हमारे देश से संबंधित है, जो हमारे देश में उपलब्ध है, चाहे वो कृषि से संबंधित। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये बात भी आ रही है कि एक देश एक राशन कार्ड होगा। तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्रेडिट कार्ड, उसमें जो साख है क्रेडिट कार्ड की जो बात कही गई है, तो इसमें एक्चुअली क्या है, सबसे बड़े हमारे देश की मैं समझता हूँ जो राजकोषीय घाटा जो बढ़ रही है, तो ये जो सब्सिडी है, रक्षा व्यय है, पेंशन है, इन्हीं मदों पर जो विशेष व्यय किया जाता है, जिसके कारण से जिसमें ब्याज की अदायगी जो बढ़ते जा रहे हैं कि ऋण लेने से जो भरपाई जिसको हम करते हैं, तो सरकार को इसको एक्चुअल में क्रेडिट साख को डबल करने की बजाय, ज़रूरत है तो करने की आवश्यकता है, लेकिन जो एक्चुअल पात्र लोग हैं जिसकी ज़रूरत है उसको देने की ज़रूरत है। लेकिन आज अब सरकार की जितनी योजनाएं अब चल रही है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, गांव से संबंधित हम लोग, तो जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाते हैं, वो उसकी लाभ कोई और ले जा रहा है। और उसके जगह पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है, या तो सब्सिडी लेके दे रहे हैं या ऋण लेके दे कर उसकी भरपाई कर रहा है। तो ये देश के लिए, भविष्य के लिए अच्छी संकेत नहीं है। तो इस पर भी चिंतन करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सब्सिडी नहीं देना चाहिए या क्रेडिट साख नहीं बढ़ाना चाहिए, क्रेडिट साख जरूर बढ़ाना चाहिए, लेकिन किस क्षेत्र में किन लोगों को देना चाहिए। आज भी आप देखेंगे तो जिसका सरकार के जो लाभ है वो बेनिफिट दूसरे बड़े लोगों को मिल रहा है, किसानों को लाभ छोटे लोगों को बहुत कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या तो उनके पास कार्ड नहीं है कि वो बेच पाए, वो मंडी में जाके व्यवस्था के अंतर्गत, तो वो बड़े किसान अपने उसके खाते के अंतर्गत बेच के उसके लाभ ले रहे हैं। तो इस पर भी सरकार को देखने की ज़रूरत है। सिंह साहब, अंत में मेरा आपसे ये सवाल एक और है कि किस तरीके से जो ये पूरा बजट है, इस बजट को आम जनता अगर समझे, आम जनता के लिए अगर इस बजट को पूरा तरीके से देखा जाए, तो आम जनता को इस बजट में से कौन सी एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ होगी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? देखिए, आम जनता के फ़ायदे की ही सारी चीज़ें हैं इस बजट में, ऐसा कोई एक चीज़ नहीं है। तमाम स्वास्थ्य के लिए आपको बताया मैंने कि स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है, शिक्षा की ज़रूरत है, सस्ते मकानों की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ उन्हें राशन कार्ड मिल जाए गरीब लोगों को। तो एक देश एक राशन कार्ड की बात कही, एक राशन कार्ड की बात कही गई, लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि हमारे देश में जो व्यवस्था राशन की है, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बंगले हैं, गाड़ी हैं, दुकानें हैं, और उनका गरीबी रेखा का कार्ड भी है। ऐसे भी गरीब इस देश में हैं।
बस्तर में आप चले जाइए, वहाँ देख लीजिए, कुछ समय पहले एक खबर छपी थी जिसमें ये बताया गया था कि वहाँ डॉक्टर और इंजीनियर के पास गरीबी रेखा का कार्ड है। अब आप एक इंजीनियर की तनख्वाह समझ सकते हैं, एक डॉक्टर की भी तनख्वाह समझ सकते हैं, और एक वह आदिवासी जो विपन्न है, समाज की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है, उसे ज़रूरत है, उस तक नहीं पहुंच पाता। तो जैसा भी डॉक्टर सोनी साहब ने कहा, बिल्कुल सही, अर्थशास्त्री हैं, उनके देखने की और परखने की जो क्षमता है बड़ी अच्छी है। मैं इस बात के लिए उनको साधुवाद भी दूंगा आपके माध्यम से, और इसकी निहायत ज़रूरत है। कुल मिलाकर इस बजट में जो घोषणाएं हुई हैं वो अच्छी हुई हैं, लेकिन इनका लाभ आम आदमी तक, समाज की जो आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है, उस तक कैसे पहुँचे, इस व्यवस्था को भी देखना सरकार का कार्य है, जिससे सरकार भाग रही। सरकार कर्मचारी को 7वां वेतनमान तो दे देती है, लेकिन उसके कार्य तय नहीं करती कि वो करेगा क्या, काम से उसका काम कितना उसने किया, यह कोई तय नहीं करता आज तक। एक फाइल लटकी रहती है और बरसों लटकी रहती है, दशकों लटकी रहती है। एक मुकदमा चलता है, आदमी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, मुकदमा ख़त्म नहीं होता। इस देश में उसे तारीख पर तारीख मिलती है। वहीं उसी देश में छत्तीसगढ़ में अभी आपको बताऊं, बहुत अच्छा काम हुआ है। कुछ दिन पहले की बात है, मुश्किल से 2-3 दिन हुए हैं, कि एक दुष्कर्म के मामले में छत्तीसगढ़ की अदालत ने, फास्ट ट्रैक कोर्ट किसे कहते हैं, ये छत्तीसगढ़ ने दिखाया दुनिया को कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ये होती है। 48 घंटे के अंदर रायपुर की पुलिस उस केस की चार्जशीट दाखिल करती है अदालत में, और 10 दिन लगातार सुनवाई के बाद उस दोषी को आजीवन कारावास की सज़ा दे दी जाती है। आजीवन कारावास का मतलब भी उसमें परिभाषित कर दिया जाता है कि जीवन पर्यंत जेल में रहेगा वह व्यक्ति। तो ये होता है काम। घोषणाएं करना एक अलग बात होती है, काम करना, उसे इम्प्लीमेंट करना, ये सरकारों का दायित्व है। और सरकार को अब इम्प्लीमेंट बेस घोषणाएं करनी होंगी, तभी जाकर आज का व्यक्ति वो पहले वाला नहीं रहा कि वो भावावेश में बह जाएगा। आज का जो इंसान है वो शिक्षित है, वो हर चीज़ों को समझता है आपकी। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे में कुछ बोल देंगे और उद्वेलित हो जाएंगे। ऐसे बहुत मुश्किल से 4-5% लोग होंगे। बाकी लोग जो हैं 95% वे शिक्षित हैं, उनको समझ है अपने अच्छे बुरे की। और ऐसे में आप घोषणाएं करके खाली वाहवाही तो बटोर लेंगे, लेकिन आखिरी वक्त में वही हाल होगा जैसे चुनावी बजट को लेकर मैंने आपको कहा। बिहार में कुछ समय पहले एक पार्टी विशेष के राष्ट्रीय पार्टी के नेता ने भीड़ को दिखाकर कहा था कि ये देख लो, ये भीड़ हमारी है, और उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए और औंधे मुँह गिर गए थे। जी, सिंह साहब, सोनेकर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार बजट से जुड़े मुद्दों को लेकर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। बजट में क्या कुछ है, क्या कुछ नया हुआ है, पिछले साल की तुलना में इस बार क्या घटा, क्या बढ़ा, साथ ही साथ बजट में किस तरह की नई चीज़ें आई हैं, और इसके बाद हम आपके साथ जुड़ेंगे कि बजट में विश्लेषण क्या है, बजट के एक मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आएंगे और बताएंगे कि किन किन चीज़ों पर सरकार ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है, किन चीज़ों को छोड़ा गया, किन चीज़ों के साथ सरकार और आगे देश को एक नई दिशा के लिए और ले जाना चाहती है। TC24 के साथ बने रहिए। धन्यवाद।